ए लड़कियों, जरा नंबर तो देना अपना, हम भैया लोग तुम्हारे साथ कुछ मस्ती मस्ती करेंगे। एक तैलिया और भद्दी आवाज चांदनी चौक के एक ढाबे के शोर को चीरती हुई अदिति और उसकी बहनों के कानों से आकर चिपक गई। प्लास्टिक की मेज पर रखे गर्मा गर्म सींख कबाब की महक कर के समय भी अचानक से घिनौनी लगने लगी। माफ कीजिएगा, हम बस अपने में ही शांति से बैठना चाहते हैं, अदिति की चचेरी बहन प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए विनम्रता से मना कर दिया। 27 साल की प्रिया, जिसे कॉरपोरेट दुनिया में 3 साल हो चुके थे, ऐसी स्थितियों में काफी अनुभवी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के कांपते कोने उसकी घबराहट को छिपा नहीं पा रहे थे। उसके बगल में बैठी 20 साल की सबसे छोटी बहन मीरा ने तो डर के मारे अपना सिर ही झुका लिया था और बस व्हिस्की के गिलास से खेल रही थी। वह एक सहमे हुए हिरण के बच्चे जैसी लगदा रही थी। और उनके सामने बैठी थी मेजर अदिति सिंह चौहान, जो चुपचाप अपना गिलास भर रही थी। अपनी सेना की वर्दी के बिना सादे कपड़ों में वह बस एक अच्छी कद काठी और पैनी आंखों वाली 35 साल की महिला लग रही थी। वह अपनी छुट्टियों के चौथे दिन इतने समय बाद मिली अपनी बहनों के साथ इस शाम को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। सबसे बढ़कर वह यहाँ एक आम नागरिक अदिति के रूप में थी, न कि एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की काउंटर टेररिस्ट टीम की लीडर मेजर अदिति सिंह चौहान के रूप में। अरे, इतना भाव क्यों खा रही हो? हम तुम्हें खा थोड़ी जाएंगे। एक टैटू वाला आदमी, जिसके गले तक टैटू बने हुए थे, एक कदम और आगे बढ़ा और प्रिया के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की। उसके पीछे एक दुबला पतला आदमी खड़ा खिलखिला रहा था। उस आदमी का हाथ प्रिया के कंधे को छूने ही वाला था कि अदिति ने अपना गिलास टक की आवाज के साथ मेज पर रख दिया। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे ढाबे का सारा शोर थम गया हो। जनाब, अदिति की आवाज गहरी और शांत थी। अपना रास्ता नापिए, अच्छा होगा अगर आप शरीफों की तरह बात मान लें। टैटू वाले की नजर प्रिया से हटकर अदिति पर आ गई। उसकी नजरें बेशर्मी से अदिति को ऊपर से नीचे तक तौल रही थीं। ओहो, तो ये दीदी तो बड़ी तेज है, लेकिन क्या करें, हम अच्छी बातों से मानने वालों में से नहीं हैं। उस आदमी ने घटिया ढंग से मुस्कुराते हुए अदिति की ठुड्डी की ओर हाथ बढ़ाया। उसी पल अदिति की आंखों में कुछ बदल गया। उसकी शांत झील जैसी आंखों में वही ठंडक उतर आई जो दुश्मन के दिल में छेद कर देने वाले स्नाइपर स्कोप में होती है। उसकी आवाज में जो जानलेवा ठंडक थी, वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। इस हाथ को बढ़ाने से पहले अपनी जान की बाजी लगा लेना। एक पल के लिए उस आदमी का चेहरा जम गया। उसके घमंड और अकड़ से भरे चेहरे पर खतरे का एहसास दौड़ गया। इस औरत की आंखें, ये किसी आम इंसान की आंखें नहीं थीं। ये एक शिकारी की भावनाहीन आंखें थीं जो उसे अपने शिकार के रूप में देख रही थीं। ये क्या पागल औरत है? वह आदमी हिचकिचाते हुए बुदबुदाया, लेकिन उसका सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। अदिति धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। एक रोबदार आभा उसके चारों ओर फैल गई। प्रिया, मीरा, उठो, बिल चुकाकर चलते हैं। जी दीदी। प्रिया और मीरा हड़बड़ी में उठी। अदिति ने अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर मेज पर रखे और ढाबे के मालिक की ओर सिर झुकाया। फिर उन दो आदमियों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए वह अपनी बहनों को लेकर ढाबे से बाहर निकल गई। पीछे से आवाज आई, अबे जाने दे रहा है क्या वो साली? लेकिन अदिति ने मुड़कर नहीं देखा। मैं छुट्टी पर हूं, मैं एक सैनिक हूं, मुझे आम नागरिकों से बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। वह अपने मन में उठते गुस्से को दबाते हुए बार बार दोहराती रही। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 की ओर जाने वाली सड़क भीड़ से भरी थी, लेकिन उसे लगातार महसूस हो रहा था कि कोई उसे घूर रहा है। एक बुरे एहसास ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। दीदी, सॉरी, मेरी वजह से, प्रिया ने रोते हुए कहा। तुम्हारी गलती नहीं है, दुनिया में ही अजीब लोग बहुत ज्यादा हैं। जैसे ही अदिति ने प्रिया के कंधे को थपथपाया, पीछे से किसी के तेजी से दौड़ने और हांफने की आवाज आई। अदिति ने तुरंत अपनी बहनों को अपने पीछे छिपाया और मुड़ी। वह वही टैटू वाला आदमी था, राकेश रॉकी भाई। अबे ऐसे कैसे चली जाएगी? उसने प्रिया का हाथ जोर से पकड़ लिया। प्रिया चीख पड़ी, छोड़ो मुझे, नंबर दे, नंबर देने को बोला ना। रॉकी ने प्रिया के हाथ से उसका स्मार्टफोन छीन लिया। यह सब पलक झपकते ही हो गया। अदिति के सब्र का बांध टूटने ही वाला था। उसके हाथ पहले से ही दुश्मन को काबू करने के लिए सबसे सही मूव की तैयारी कर रहे थे। हाथ के किनारे से गर्दन पर वार करना और जोड़ों को मोड़कर उसे बेकार कर देने में 3 सेकंड भी नहीं लगते। लेकिन तभी, हिलो मत,
पुलिस की आवाज के साथ गश्त कर रहे दो पुलिस वाले दौड़कर आए। रॉकी ने जीभ चटकाते हुए प्रिया का स्मार्टफोन जमीन पर फेंक दिया और भीड़ में गायब हो गया। उसका दुबला पतला साथी पप्पू भी उसके पीछे पीछे गायब हो गया। आप ठीक हैं? क्या हुआ? पुलिस वाले ने पूछा। अदिति एक पल के लिए हिचकिचाई। यह बात को बढ़ाना ठीक नहीं था। उसकी बहनें डरी हुई थीं और वह अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती थी। नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी बहस हो गई थी। हम ठीक हैं, हम मामले को देख लेंगे। नहीं, शुक्रिया, हम इसे संभाल लेंगे। अदिति ने विनम्रता से पुलिस वालों को भेज दिया। जमीन पर पड़े प्रिया के स्मार्टफोन की स्क्रीन टूट गई थी, लेकिन असली समस्या वह नहीं थी। प्रिया ने डरी हुई आवाज में कहा, दीदी, उसने मेरा फोन अनलॉक करके अपने नंबर से कॉल कर लिया था। मेरा नंबर उसके पास चला गया। अदिति का दिल बैठ गया। यह अंत नहीं था, यह तो बस शुरुआत थी। उसने भीड़ में गायब हुए उन दो आदमियों के चेहरे और उनकी घटिया हंसी को अपने दिमाग में कैद कर लिया। उसे एहसास हो गया था कि यह मामला शांति से खत्म नहीं होगा। उसकी छुट्टियां उसी रात खत्म हो गईं। प्लीज अब बस भी करो। तुम्हें चाहिए क्या? फोन के दूसरी तरफ से भी प्रिया की आवाज डर से कांप रही थी। यह तीसरा दिन था। उस दिन के बाद से रॉकी नाम का वह आदमी प्रिया को लगातार फोन कर रहा था और गंदे मैसेज भेज रहा था। ब्लॉक करने पर वह दूसरे नंबरों से फोन करता और धमकी देता, मुझे पता है तू कहाँ रहती है, तेरी तस्वीरें तेरे ऑफिस वालों को भेज दूं क्या? चाहिए क्या? हम बस तुम्हारी प्यारी सी शक्ल एक बार और देखनी है। उस दिन के लिए सॉरी बोलना था। माफी देने के लिए तो मिलना पड़ेगा ना। फोन के पार से आती चिकनी चुपड़ी और घिनौनी आवाज से प्रिया को उल्टी आ रही थी। अदिति प्रिया के बगल में बैठी स्पीकर फोन पर सारी बातें सुन रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भिंची थीं कि सफेद पड़ गई थीं। नहीं, दोबारा फोन मत करना, मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। कर दे, कर दे। क्या लगता है तुझे पुलिस ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए हिलेगी भी? और हां प्रिया, रॉकी की आवाज अचानक खतरनाक रूप से धीमी हो गई। तेरी वो जो बड़ी बहन है ना, बड़ी तेज बन रही थी, उससे कहना कि हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, वरना बहुत बुरा होगा। फोन कट गया। प्रिया वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। दीदी, मुझे डर लग रहा है, अगर वो सच में हमारे घर आ गया तो? अदिति ने रोती हुई प्रिया को चुपचाप गले लगा लिया। उसका गुस्सा चरम पर था, लेकिन उसे शांत रहना था। उसे अपनी बहन को बचाना था, और यह कोई बचकानी शरारत नहीं थी, यह एक साफ साफ अपराध था। प्रिया, सबसे पहले पुलिस में शिकायत करते हैं। सारे कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज सबूत के तौर पर जमा करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन अदिति प्रिया के साथ चांदनी चौक थाने पहुंची। इंचार्ज इंस्पेक्टर ने कॉल रिकॉर्डिंग और मैसेज देखे और माथे पर बल डालकर कहा, यह तो लगातार पीछा करने और धमकाने का मामला है। हम पहले इसकी पहचान की जांच करते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानती हैं, ऐसे मामलों में आरोपी को पकड़ने में थोड़ा समय लग सकता है। क्या आप सुरक्षा के लिए आवेदन करना चाहेंगी? जी जरूर, अदिति ने दृढ़ता से कहा, लेकिन वह जानती थी कि पुलिस की सुरक्षा कितनी ढीली हो सकती है। गश्त बढ़ाना, एक स्मार्ट वॉच देना, बस यही सब होता है। वे 24 घंटे की सुरक्षा तो दे नहीं सकते। अंत में अपनी सुरक्षा खुद ही करनी थी। उस शाम अदिति अपने फ्लैट पर लौटकर अपना लैपटॉप खोला। उसने सेना के इंटरनल नेटवर्क की बजाय बाहरी इंटरनेट का इस्तेमाल किया। उसने अपनी सारी जानकारी और संपर्कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रॉकी का नाम और फोन नंबर, उसके लिए इतना ही काफी था। अदिति को अपने पुराने दिनों की याद आई, जब वह मिलिट्री इंटेलिजेंस में डेपुटेशन पर थी। वहां का एक सीनियर अब एक निजी सुरक्षा एजेंसी में काम करता था। उसने सावधानी से उसे फोन लगाया। सर, मैं अदिति बोल रही हूं, कैसे हैं आप? अरे मेजर साहिबा, क्या बात है? सुना है छुट्टी पर हो। आपसे एक मदद चाहिए थी। बस एक आदमी का पता लगाना है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। मेरी चचेरी बहन का कोई पीछा कर रहा है। अदिति ने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे वह सैनिक होने के नाते खुद सामने नहीं आ सकती और उसकी बहन किस डर में जी रही है। सीनियर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, रॉकी और पप्पू, ये तो इस इलाके के जाने माने टपोरी हैं। यहाँ के छोटे मोटे बार और क्लबों से हफ्ता वसूलते हैं और सूदखोरी का धंधा भी करते हैं। किसी बड़े गैंग के मेंबर नहीं हैं, बस कुछ लौंडों को साथ लेकर गुंडागर्दी करते हैं। ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि वे कहाँ रहते हैं या ज्यादातर कहाँ मिलते हैं? मुश्किल नहीं है,
रुको जरा, 1 घंटे में बताता हूं। 1 घंटे बाद अदिति के ईमेल पर एक फाइल आई। फाइल में रॉकी और पप्पू की पूरी जानकारी, उनके पुराने क्राइम रिकॉर्ड, दिल्ली के वो बार और अड्डे जहां वे अक्सर जाते थे, और यहां तक कि उनकी काली स्कॉर्पियो गाड़ी का नंबर भी था। अदिति ने फाइल को एक यूएसबी में कॉपी किया और कंप्यूटर से सारा रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। अंधेरे कमरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। वह पुलिस की जांच का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसे उन कीड़ों को एक साफ चेतावनी देनी थी ताकि वे दोबारा प्रिया के पास फटकने की हिम्मत न करें। उसने अपनी अलमारी की गहराई से एक छोटा डफल बैग निकाला। उसके अंदर सेना की चाकू या बंदूक की बजाय पर्वतारोहण की रस्सी, एक काला मास्क और टोपी, और उंगलियों की सुरक्षा करने वाले लड़ाकू दस्ताने थे। ये चीजें वह अपने निजी इस्तेमाल के लिए रखती थी। मेजर आदित्य सिंह चौहान ने एक पल के लिए सांस रोकी। उसने देश के प्रति वफादारी की कसम खाई है। उसे निजी भावनाओं में बहकर कानून नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन साथ ही वह एक बड़ी बहन भी थी जिसे अपनी छोटी बहन की रक्षा करनी थी। बस एक चेतावनी, उसी से बात खत्म कर दूंगी। खुद से वादा करते हुए उसने काले कपड़े पहन लिए। बाहर दिल्ली की रात की रोशनी जगमगा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ अपने शिकार को घूरते एक शिकारी का अंधेरा था। रात के 11 बजे पहाड़गंज की एक सुनसान गली, पुरानी इमारतों से भरी यह जगह दिन की चहल पहल के विपरीत रात में एकदम वीरान और डरावनी हो जाती थी। रॉकी और पप्पू का अड्डा, एक अवैध सट्टे का ठिकाना, इसी इमारत की तीसरी मंजिल पर था। यह जानकारी अदिति को अपने सीनियर से मिली थी। अदिति ने सामने वाली इमारत की छत पर छिपकर दूरबीन से उस इमारत पर नजर रखी। कुछ ही देर में वही जानी पहचानी काली स्कॉर्पियो गली में आई। रॉकी और पप्पू गाड़ी से उतरे। वे नशे में लग रहे थे और लड़खड़ाते हुए आपस में हंस बोल रहे थे। देखा उस लड़की को, क्या माल थी। कुछ दिन और तंग करेंगे तो रोती हुई खुद आएगी। भैया, लेकिन उसकी वो बहन, उसकी आंखों में कुछ अजीब था। कोई पंगा तो नहीं होगा? क्या पंगा होगा, साली में दम कितना होगा। ज्यादा होशियार बनी तो उसे भी साथ में मजा चखा देंगे। उनकी बातें हवा के साथ अदिति के कानों तक पहुंच रही थीं। अदिति ने चुपचाप दूरबीन नीचे की ओर ठंडे कंक्रीट पर लेट गई। गुस्से से उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसका दिमाग बर्फ की तरह ठंडा था। मजा चखा देंगे? वे ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे। सिर्फ चेतावनी काफी नहीं होगी। ऐसे कचरे को दर्द के जरिए ही सिखाना पड़ता है, इतना दर्द कि वे दोबारा सिर उठाने की सोच भी न सकें। रॉकी और पप्पू के इमारत में जाने के 30 मिनट बाद अदिति ने हरकत की। उसकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट या फालतूपन नहीं था। वह एक छत से दूसरी छत पर बिना आवाज किए अंधेरे को पार कर गई। अपनी मंजिल वाली इमारत पर पहुंचकर उसने रस्सी के सहारे दीवार से उतरकर तीसरी मंजिल की खिड़की तक पहुंची। यह घुसपैठ का प्रशिक्षण था जो उसने स्पेशल फोर्सेज में अनगिनत बार किया था। खिड़की बंद थी, लेकिन उसका पुराना ताला उसके लिए कोई बाधा नहीं था। एक छोटे से औजार से उसने पलक झपकते ही ताला खोल दिया और एक भूत की तरह अंदर घुस गई। अंदर सिगरेट के धुएं और शराब की बदबू भरी थी। कमरे में ताश का खेल चल रहा था। रॉकी और पप्पू समेत 5-6 लोग एक मेज के चारों ओर बैठे थे। अदिति ने एक अंधेरे कोने में छिपकर स्थिति का जायजा लिया। सीधे भिड़ना बेवकूफी होती। उसका मकसद उन्हें काबू में करना था, मारना नहीं। उसने धीरे से आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और उसे कमरे की लाइट के स्विच की ओर फेंक दिया। धड़ाम की आवाज के साथ कमरे की बत्ती गुल हो गई और घना अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? कौन है बे? आदमियों की घबराई हुई चीखें गूंजी। उसी पल अदिति ने हमला किया। अंधेरा उसका दोस्त और सबसे बड़ा हथियार था। रात में घुसपैठ के प्रशिक्षण ने उसे इतना अभ्यस्त बना दिया था कि अंधेरे में चीजें और इंसानों के आकार उसे अपनी हथेली की तरह साफ दिख रहे थे। आह! सबसे पहले दरवाजे के पास वाला आदमी चीखा। अदिति ने उसकी गर्दन पर सटीक वार करके उसे पल भर में बेहोश कर दिया। इसके बाद मेज पलटने की कोशिश कर रहे आदमी की कोहनी का जोड़ तोड़ दिया। हड्डी टूटने की भयानक आवाज अंधेरे में गूंजी। अराजकता और डर। अंधेरे में एक अदृश्य दुश्मन से अपने साथियों को एक एक कर गिरते देख बाकी लोग दहशत में आ गए। भूत है, भूत आ गया, कोई डर से चिल्लाया। इस सब के बीच भी रॉकी ने स्थिति को भांपकर दरवाजे की ओर छलांग लगाई, लेकिन एक काली परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। वह अदिति थी। रॉकी अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। अदिति के पैर ने उसकी छाती पर जोरदार लात मारी।
खचाक की आवाज के साथ रॉकी का भारी शरीर जमीन पर गिर गया। अदिति ने गिरे हुए रॉकी के हाथ पीछे मोड़कर उसे काबू किया और उसके कान में बर्फ जैसी ठंडी आवाज में फुसफुसाई, कहा था ना, मेरी बहन के साथ जो किया है उसके लिए पछताओगे। तू कौन है? मैं तुम्हारी वो गलती हूं जिसने उस इंसान को छुआ जिसे कभी नहीं छूना चाहिए था। अदिति ने रॉकी का मोबाइल निकाला और उसमें प्रिया का नंबर ढूंढा। कॉल हिस्ट्री, मैसेज, फोटो गैलरी। प्रिया से जुड़ा हर रिकॉर्ड उसने रॉकी के आंखों के सामने डिलीट कर दिया। फिर उसने फोन जमीन पर फेंककर अपने बूट से कुचल दिया। आखिर में बचा पप्पू, जो पहले ही एक कोने में डर के मारे पेशाब कर चुका था और कांप रहा था। अदिति उसके पास गई और उसका गिरेबान पकड़कर ऊपर उठाया। ध्यान से सुन, एक बार और मेरी बहन की आंखों के सामने आए या उसे फोन किया या उसका नाम भी अपनी जुबान पर लाए तो तुम्हें पता चलेगा कि आज रात तो बस एक मजाक था। उस दिन मैं तुम लोगों की उंगलियां एक एक करके तोड़कर तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी, समझे? पप्पू ने पागलों की तरह सिर हिलाया। अदिति ने उसे जमीन पर पटक दिया और जैसे आई थी वैसे ही खिड़की से बिना आवाज किए गायब हो गई। कमरे में कराहते हुए आदमी और खामोशी रह गई। कुछ देर बाद जब किसी ने टटोल कर लाइट जलाई तो वहां बुरी तरह से पिटे हुए साथियों के अलावा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर नरक के किसी शैतान ने हमला किया हो। रॉकी अपनी टूटी हुई बांह पकड़कर कांपते हुए उस औरत की आवाज को याद करने लगा जो उसने अंधेरे में सुनी थी। वह आवाज उसकी हड्डियों में घुस गई थी और जिंदगी भर न मिटने वाले डर का निशान बन गई थी। मेजर अदिति सिंह चौहान की निजी जंग, उसका पहला अध्याय इस तरह शुरू हुआ था। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ कुछ गुंडों को सबक सिखाने पर खत्म नहीं होगा, बल्कि उसने अनजाने में किसी बहुत बड़ी और घिनौनी चीज की पूंछ पर पैर रख दिया था। रॉकी अपनी टूटी हुई बांह पकड़े जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। कुछ देर पहले तक नरक का मैदान बना हुआ अवैध सट्टे का अड्डा अब सिर्फ मलबे और घायलों की कराहों से भरा था। अंधेरे में आकर उन्हें बेरहमी से पीटने वाली काली परछाई। जब उसे एहसास हुआ कि यह वही औरत थी जिससे वे चांदनी चौक के ढाबे पर मिले थे, तो रॉकी को सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उस औरत की आंखें, उसकी आवाज और जिस तरह वह बिना हिचकिचाए इंसान के जोड़ों को गलत दिशा में मोड़ रही थी। अपनी पूरी जिंदगी गलियों में गुजारने वाले रॉकी ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह कुछ और ही था। यह औरत उनके बस की नहीं थी। भैया, आप ठीक हो? पप्पू लंगड़ाता हुआ आया और रॉकी को सहारा दिया। उसका चेहरा अभी भी पीला पड़ा था। रॉकी के मुंह से गाली के साथ एक कराह निकली। उसे अपनी टूटी हुई बांह से ज्यादा अपनी इज्जत पर लगी चोट दुख रही थी। वह खुद को दिल्ली का भाई समझता था और आज एक अनजान औरत ने उसे उसके अड्डे पर ही धो डाला। अगर यह बात फैल गई तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। अस्पताल चलते हैं। चुप कर। अस्पताल गए तो हम खत्म हो जाएंगे। विक्रम भाई तक बात पहुंचने से पहले इसे संभालना होगा। विक्रम भाई, यह नाम सुनते ही पप्पू का चेहरा और सफेद पड़ गया। रॉकी और पप्पू कोई आजाद गुंडे नहीं थे। वे सूर्या कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी की आड़ में काम करने वाले एक बड़े सूदखोर गिरोह के सबसे निचले स्तर के गुर्गे थे। विक्रम सिंह राठौर उस गिरोह का नंबर 2 और सबसे क्रूर आदमी माना जाता था। अगर उसे पता चला कि उनका सट्टे का अड्डा इस हाल में है, तो बात सिर्फ एक टूटी हुई बांह पर खत्म नहीं होगी। शायद उसके बाकी हाथ पैर भी सलामत न रहें। तो फिर क्या करें? पुलिस को बुलाएं? पागल है क्या? हम पुलिस को क्या बताएंगे कि हम अवैध सट्टे का अड्डा चलाते हैं? हमें ही इसे चुपचाप निपटाना होगा। मैं उस औरत को ढूंढ निकालूंगा और अपने हाथों से उसे यही दर्द दूंगा। रॉकी की आंखों में नफरत भर गई थी। डर अब गुस्से में और गुस्सा बदले की आग में बदल रहा था। वह जानता था कि अपने दम पर वह उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिरकार उसे वही करना पड़ा जिससे वह सबसे ज्यादा बचना चाहता था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया और विक्रम सिंह राठौर को फोन किया। अपनी गलती मानकर मदद मांगना ही उसके बचने का एकमात्र रास्ता था। उसी समय अदिति अपने फ्लैट के शावर के नीचे खड़ी गर्म पानी से नहा रही थी। काले कपड़े उतारने पर उसके शरीर पर कई जगह खरोंच और नील के निशान थे। कई लोगों से एक साथ लड़ने पर ये चोटें लगनी ही थीं, लेकिन शारीरिक दर्द से ज्यादा उसके दिल में उठ रहे मिले जुले भाव उसे परेशान कर रहे थे। एक सैनिक के रूप में अपने कर्तव्य को भूलकर निजी हिंसा का इस्तेमाल करने का अपराध बोध, लेकिन अपनी बहन को बचाने की राहत और यह डर कि शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है,
ये सब मिलकर उसे बेचैन कर रहे थे। क्या मैंने कुछ ज्यादा कर दिया? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब मिलना आसान नहीं था। अगर उसने उनकी बातें न सुनी होती तो वह शायद सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ देती, लेकिन खुद के और अपनी बहनों के लिए उनकी घिनौनी बातें और धमकियां सुनने के बाद उसे उनका घमंड तोड़ना ही था। उन्हें ऐसा सबक सिखाना था कि वे दोबारा ऐसी बातें सोच भी न सकें। नहाकर बाहर आकर उसने प्रिया को फोन किया। प्रिया, मैं हूं, ठीक हो? हाँ दीदी, मैं ठीक हूं। अजीब बात है, आज पूरे दिन उस आदमी का एक भी फोन नहीं आया। शायद तुम्हारे पुलिस में शिकायत करने से ऐसा हुआ है। थैंक यू सो मच। अपनी बहन की खुश आवाज सुनकर अदिति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। हाँ, यही सही है, मेरा फैसला गलत नहीं था। अच्छा हुआ, आगे भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे बताना, अकेले परेशान मत होना। हाँ दीदी, तुम सबसे अच्छी हो। फोन रखकर अदिति ने खिड़की से बाहर रात के नजारे को देखते हुए एक गहरी सांस ली। वह अपनी बची हुई छुट्टियां बिना किसी चिंता के बिताना चाहती थी, लेकिन एक सैनिक के तौर पर उसका अंतर्ज्ञान उसे चेतावनी दे रहा था कि शायद असली खेल तो अब शुरू होगा। दुश्मन की असली ताकत जाने बिना युद्ध का मैदान छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफी है। उधर दक्षिण दिल्ली के एक शानदार फार्म हाउस में एक भारी गहरी आवाज वाले व्यक्ति ने अपने क्रिस्टल के गिलास में भरी महंगी व्हिस्की को घुमाया तो एक मामूली सी लड़की के पीछे, मेरे सारे लड़के अस्पताल पहुंच गए, यही कह रहे हो? आवाज का मालिक विक्रम सिंह राठौर था। घनी भौहें, तेज आंखें और ब्रांडेड सूट के नीचे से भी न छिपने वाली मजबूत मांसपेशियां। वह एक गुंडे से ज्यादा एक चालाक बिजनेसमैन लगता था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी ठंडक थी जो किसी की भी रूह कंपा दे। उसके सामने बांह पर प्लास्टर चढ़ाए रॉकी सिर झुकाए पसीना पसीना हो रहा था। माफ कर दीजिए भाई, वो कोई मामूली औरत नहीं थी। पलक झपकते ही, सच में पलक झपकते ही उसने सबको ढेर कर दिया। मामूली नहीं थी, विक्रम ने दिलचस्पी से दोहराया। उसे रॉकी जैसे कीड़ों के पिटने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी दिलचस्पी उस अनजान औरत में थी जिसने उन कीड़ों को इतनी आसानी से हरा दिया था। सीसीटीवी तो नहीं था क्योंकि वो जगह अवैध थी। आसपास की दुकानों के सीसीटीवी देखे, लेकिन उसने टोपी और मास्क पहना हुआ था, इसलिए चेहरा पहचान में नहीं आया। बेवकूफ कहीं के। विक्रम ने जीभ छटकाते हुए व्हिस्की का एक घूंट लिया। वह कुछ देर सोच में डूबा रहा। यह किसी पेशेवर का काम है, किसी आम लड़ाके का नहीं। कमजोर हिस्सों पर सटीक हमला करना, जोड़ों को तोड़ना और डर पैदा करने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल, यह किसी प्रशिक्षित व्यक्ति का काम है। उस औरत ने तुम लोगों से क्या कहा? उसने कहा कि उसकी बहन को दोबारा फोन न करें और न ही उसका नाम लें। अगर ऐसा किया तो वह हमारी उंगलियां काटकर हमारे मुंह में ठूंस देगी। रॉकी ने कांपती आवाज में उस रात की चेतावनी दोहराई। विक्रम के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक सोची समझी चेतावनी थी। अपनी ताकत दिखाना, लेकिन पहचान छिपाना और अपना मकसद साफ साफ बताना। यह औरत कोई मामूली नहीं है, दिलचस्प है। विक्रम अपनी जगह से उठा। वह रॉकी के पास गया और उसके दूसरे कंधे पर धीरे से थपथपाया। रॉकी उस स्पर्श से कांप गया। इस बार मैं तुम्हें बख्श रहा हूं, लेकिन आज से तुम मेरे कुत्ते हो। जी भाई, उस औरत को ढूंढो, अपने सारे तरीके इस्तेमाल करके पता लगाओ कि वह कौन है, कहां रहती है और क्या करती है, लेकिन उसकी नजरों में बिल्कुल मत आना, बस दूर से नजर रखना, समझे? समझ गया। जब मिल जाए तो मैं खुद उसे तोहफा देने जाऊंगा। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का शिकारी, जो बहुत समय से सोया हुआ था, अब जाग रहा है। दिल्ली की गलियों के छोटे मोटे शिकारों के बीच आखिरकार कोई ऐसा मिला था जो उसके दिल की धड़कनें तेज कर सके। उस दिन के बाद अदिति की रोजमर्रा की जिंदगी में अजीब सी दरारें पड़ने लगीं। उसके फ्लैट के आसपास मंडराती एक अनजान गाड़ी, ग्रोसरी स्टोर पर बार बार दिखने वाला एक संदिग्ध आदमी। पहले तो उसे यह सब एक इत्तेफाक लगा, लेकिन जब कई दिनों तक यही सब दोहराया गया तो उसे एहसास हो गया कि उस पर नजर रखी जा रही है। क्या यह उन गुंडों का बदला है? नहीं, यह उनके स्तर से कहीं ज्यादा संगठित लग रहा है। पीछा करने का तरीका अनाड़ी था, लेकिन लगातार था, जैसे कोई मकड़ी अपने शिकार के चारों ओर धीरे धीरे जाल बुन रही हो। छुट्टी खत्म होने से 2 दिन पहले अदिति अपनी बहनों के साथ आखिरी बार डिनर करने के लिए निकली। वह जानबूझकर समय से पहले पहुंची
और आसपास का मुआयना किया। वही जानी पहचानी काली सेडान थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। अदिति ने अपने दिल में उठती ठंडक को महसूस करते हुए एक फैसला किया। वह अदिति ने अपने दिल में की खड़ी हाथ के साथ और संभव देखा था इस तरह वापस अपनी यूनिट में नहीं जा सकती। उसके जाने के बाद इन लोगों का निशाना उसकी बहनें बन सकती थीं। जो भी यह जाल बुन रहा है उस मकड़ी को मुझे अपने हाथों से पकड़ना होगा। डिनर के बाद बहनों को टैक्सी में बिठाकर अदिति जानबूझकर एक सुनसान पार्क की ओर चल पड़ी। काली सेडान हमेशा की तरह उसके पीछे लग गई। जब वह पार्क के बीच में एक धीमी रोशनी वाले लैंप पोस्ट के नीचे बेंच पर रुकी तो सेडान भी थोड़ी दूर रुक गई। गाड़ी से दो आदमी उतरे। ये रॉकी और पप्पू नहीं थे। ये ज्यादा मजबूत कद काठी के और भावहीन चेहरे वाले लोग थे। अदिति ने उनकी ओर मुड़कर धीमी आवाज में कहा, पीछा करना बंद करो। अगर कोई काम है तो सीधे आकर बात करो। आदमी कुछ देर के लिए चौंके और एक दूसरे को देखा, फिर उन्होंने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया। अदिति ने देखा कि उनके हाथ अपनी जैकेट के अंदर जा रहे थे, हथियार निकालने की तैयारी। हमारे साहब मेजर अदिति सिंह चौहान से मिलना चाहते हैं, एक आदमी ने सपाट लहजे में कहा। अदिति सिंह चौहान, वे उसका नाम जानते थे। उसकी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। तुम्हारे साहब जो भी हैं उनसे कह देना कि उन्होंने गलत इंसान चुना है। यह फैसला हम नहीं कर सकते। आप चुपचाप हमारे साथ चलिए। जैसे ही एक आदमी ने एक और कदम आगे बढ़ाया, अदिति का शरीर पहले ही हरकत में आ चुका था। वह नीचे झुकी और उस आदमी की टांगों के बीच से निकलते हुए उसकी बांह पकड़कर उसे पटकने की कोशिश की। लेकिन यह आदमी रॉकी के गैंग जैसा नहीं था। उसने अदिति की तकनीक को समझकर अपना संतुलन बना लिया। उसी समय दूसरे आदमी ने अदिति की पीठ पर मुक्का मारा। अदिति ने उसे पटकने का इरादा छोड़कर जमीन पर लुढ़ककर हमला बचाया। पल भर में वह दो लोगों से घिर गई थी। वे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित थे। पूर्व सैनिक हो क्या? हाथ काफी साफ है तुम्हारा, एक आदमी ने हंसते हुए कहा। अदिति ने जवाब देने के बजाय हांफना शुरू कर दिया। यह सबसे बुरा सिनेरियो था। उसकी पूरी पहचान उजागर हो चुकी थी और दुश्मन उससे लड़ने के लिए तैयार था। तभी पार्क के प्रवेश द्वार की ओर से कई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक साथ जलीं और उस जगह को रोशन कर दिया। अदिति ने एक पल के लिए अपनी आंखें मिचमिचाईं। गाड़ियों के दरवाजे खुले और 10 से ज्यादा आदमी हॉकी स्टिक और लोहे की रॉड लेकर उतरे। उनके बीच से एक पारकता उनके बाद सामा छा। शानदार सेडान धीरे धीरे आगे बढ़ी। पिछली सीट की खिड़की नीचे हुई। अंदर अंधेरे में भी चमकती आंखों वाला एक आदमी बैठा था, विक्रम सिंह राठौर। उसने अदिति को ऐसे देखा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से मिल रहा हो और धीरे से मुस्कुराया। आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई, मेजर अदिति सिंह चौहान। मेरा नाम विक्रम सिंह राठौर है। उसकी आवाज विनम्र थी, लेकिन उसमें इतना रोब था कि आसपास की हवा भी जम गई। अदिति ने देखा कि वह चारों तरफ से घिर चुकी है। यह कोई चेतावनी या धमकी नहीं थी, यह एक खुली जंग का ऐलान था। तुम्हें क्या चाहिए? अदिति ने सतर्क रहते हुए पूछा। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। चाहिए क्या? हम तुम्हारे जैसा एक मजेदार खिलौना हाथ लगा है। अब सोचना पड़ेगा कि इसके साथ खेलना कैसे है। विक्रम की बात खत्म होते ही सारे आदमी धीरे धीरे अदिति की ओर बढ़ने लगे। अदिति की छुट्टियां अब खून और चीखों से भरे एक जंग के मैदान में बदल रही थीं। सब अपनी पोजीशन ले लो। अदिति की आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उसका दिल भट्टी की तरह जल रहा था। वह इस समय एक जंग के मैदान के बीच में खड़ी थी। चारों ओर दुश्मन, हाथ में लोहे की एक ठंडी पाइप और नाक से टकराती सर्दियों की रात की तेज हवा। लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था, जिंदा रहकर इस जहन्नुम को खत्म करना है। जैसे ही विक्रम के आदमी उस पर झपटे, अदिति सबसे पहले एक लैंप पोस्ट की ओर दौड़ी। उसने लैंप पोस्ट को एक सहारे की तरह इस्तेमाल किया और हवा में उछलकर सबसे पास वाले आदमी के सिर पर लात मारी। धम्म की एक भारी आवाज के साथ वह आदमी गिर गया। जमीन पर आते ही उसने घूमकर दूसरे आदमी के घुटने पर लोहे की पाइप से वार किया। एक चीख के साथ एक और आदमी ढेर हो गया। अदिति की हरकतें एक काले तेंदुए की तरह थीं, तेज, लचीली और जानलेवा। वह सीधे सीधे ताकत का मुकाबला करने की बेवकूफी नहीं कर रही थी। वह दुश्मनों की कमजोरियों का फायदा उठा रही थी, उनके नाजुक अंगों पर हमला कर रही थी और लगातार अपनी जगह बदलकर कई हमलों को एक साथ बेकार कर रही थी। एनएसजी में सालों तक सीखे गए क्राव मागा
और अन्य मार्शल आर्ट्स उसके शरीर में पूरी तरह से रच बस गए थे। लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। वह एक को गिराती तो दो और आ जाते, और जब वह उन दो से लड़ रही होती तो पीछे से एक लोहे की पाइप आती। अदिति ने किसी तरह हमला तो बचा लिया, लेकिन पाइप उसकी पसली को चीरता हुआ निकल गया। उसे अपने कपड़ों में गर्म खून रिसता हुआ महसूस हुआ। कर क्या रहे हो तुम लोग? एक लड़की को नहीं संभाल पा रहे? दूर से देख रहे विक्रम की दहाड़ सुनाई दी। घबराए हुए आदमियों के हमले और तेज हो गए। अदिति की सांसें अब फूलने लगी थीं। उसकी ताकत खत्म हो रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह हार जाएगी। उसे यहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना था। उसकी नजर पार्क के एक कोने में बने पब्लिक टॉयलेट पर पड़ी। एक तंग जगह, कई लोगों से एक साथ लड़ने के लिए यह जगह खराब थी, लेकिन यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वह दुश्मनों की हरकतों को सीमित कर सकती थी और उनसे एक एक करके निपट सकती थी। अदिति ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी और दुश्मनों की घेराबंदी की ओर दौड़ पड़ी। उसने सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाया। अपने कंधों और पीठ पर कुछ वार सहते हुए वह लड़खड़ाती हुई भी किसी तरह टॉयलेट की ओर भागी। पकड़ो उस साली को! आदमियों की चीखें उसके पीछे पीछे आ रही थीं। अदिति ने खुद को टॉयलेट के अंदर फेंका और तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर लिया। धम 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 दरवाजा तोड़ने की जोरदार आवाजें पूरे टॉयलेट में गूंजने लगीं। अदिति अपनी जख्मी पसली को पकड़े हाँफ रही थी। उसे कुछ समय तो मिल गया था, लेकिन वह पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसने चारों ओर देखा। एक तंग और गंदा टॉयलेट। खिड़की तो थी, लेकिन उस पर लोहे की सलाखें लगी थीं, जिससे भागना नामुमकिन था। वह पूरी तरह से एक चूहे की तरह पिंजरे में फंस गई थी। तभी दरवाजा पीटने की आवाज बंद हो गई और फिर खामोशी। तूफान से पहले की शांति जैसी एक भयानक खामोशी। मेजर आदित्य सिंह चौहान। दरवाजे के बाहर से विक्रम की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे वह कोई लाउड स्पीकर इस्तेमाल कर रहा हो। उसकी आवाज एकदम साफ और रोबदार थी। काफी अच्छा लड़ती हो। मेरे आदमियों को इतनी मुश्किल में पड़े काफी समय हो गया। तुम सच में कोई मामूली चीज नहीं हो। अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने कपड़े फाड़कर अपने जख्म पर पट्टी बांध रही थी और अगले कदम का इंतजार कर रही थी। लेकिन अगर तुम यह सोच रही हो कि यह खत्म हो गया है, तो तुम गलती कर रही हो। शिकार तो अब शुरू हुआ है। मैं तुम्हें धीरे धीरे दिखाऊंगा कि मैं कितना खतरनाक शिकारी हूं। विक्रम कुछ देर के लिए रुका। मैं जानता हूं कि तुम अंदर छिपकर क्या सोच रही हो, पुलिस को फोन करने की या अपनी यूनिट को बुलाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं। जैसे ही तुम फोन करोगी, तुम एक अवैध सट्टे के अड्डे पर हमला करने और मारपीट करने की आरोपी बन जाओगी। एक सैनिक होकर आम नागरिकों की पिटाई। कौन तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? तुम्हारी वर्दी उतरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अदिति का दिल बैठ गया। विक्रम सही कह रहा था। वह पूरी तरह से एक जाल में फंस गई थी, एक जाल जो उसने खुद खोदा था। और तुम्हारी चचेरी बहनें प्रिया और मीरा नाम है ना, बड़ी प्यारी हैं। कभी सोचा है कि तुम्हारे गायब होने के बाद उन बच्चियों का क्या होगा? उसी पल अदिति की आंखों में खून उतर आया। गुस्सा उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर रहा था। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन अपनी बहनों पर आंच आना उसे मंजूर नहीं था। साले! हाँ हाँ हाँ, अब आई ना कुछ इंसानों वाली बात। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। कल दोपहर तक मेरे ऑफिस में खुद आ जाओ, तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बहनों को हाथ नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर तुमने भागने की या कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की, तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा। विक्रम ने दरवाजे के नीचे से एक विजिटिंग कार्ड अंदर खिसका दिया, जिस पर उसके ऑफिस का पता लिखा था। मैं इंतजार करूंगा मेजर। मैं बहुत उत्सुक हूं कि तुम्हारे जैसे खिलौने को कैसे तोड़ा जाए। यह कहकर विक्रम और उसके लोगों के जाने की आवाज आई। गाड़ियों के इंजन की आवाज दूर होती गई और पार्क में फिर से खामोशी छा गई। अदिति बहुत देर तक वहीं बैठी रही। पसली के जख्म से ज्यादा गहरी निराशा उसे खाए जा रही थी। वह खुद को शिकारी समझ रही थी, लेकिन अब वह खुद शिकार बन चुकी थी, और एक ऐसे चालाक शिकारी का शिकार जिसके पास पट्टे में बंधे शिकारी कुत्ते भी थे। अदिति लड़खड़ाते हुए टॉयलेट से बाहर आई। रात की ठंडी हवा उसके जख्मों में चुभ रही थी। उसने दरवाजे के नीचे से आए कार्ड को उठाया। विक्रम सिंह राठौर, डायरेक्टर, सूर्या कंस्ट्रक्शंस। उसने इस नाम को अपनी हड्डियों पर लिख लिया। वह इस तरह हार नहीं मान सकती। उसके अड्डे पर जाना आत्महत्या करने जैसा होगा। उसे कोई और रास्ता निकालना होगा। कानून के दायरे में वह पहले ही हार चुकी थी,
तो अब उसे कानून के बाहर अपने तरीके से इस जंग को खत्म करना होगा। अदिति ने दोबारा अपने इंटेलिजेंस वाले सीनियर को फोन किया। उसकी आवाज बहुत ज्यादा दबी हुई थी। सर, मैं हूं विक्रम सिंह राठौर, सूर्या कंस्ट्रक्शंस। इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं मुझे अभी बताइए। फोन के दूसरी तरफ सीनियर ने अदिति की आवाज में कुछ गड़बड़ महसूस की। मेजर, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या बात है? कहीं तुम उन लोगों? मेरे पास समय नहीं है सर, प्लीज। उसकी दृढ़ आवाज सुनकर सीनियर ने और कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद उसकी आवाज गंभीर हो गई। विक्रम राठौर, वो कोई मामूली गुंडा या सूदखोर नहीं है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है। राजनीति, बिजनेस और कानून की दुनिया तक उसके तार जुड़े हुए हैं। सूर्या कंस्ट्रक्शंस तो बस पैसे को सफेद करने का एक जरिया है। असली खेल तो उसके पीछे छिपे अवैध धंधों का है। ड्रग्स, मानव तस्करी और सुपारी लेकर हत्या तक। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें उसका हाथ न हो। मेजर, तुमने एक बहुत ही खतरनाक आदमी से पंगा ले लिया है। तुरंत वहां से निकलो। सीनियर की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। मानव तस्करी, सुपारी लेकर हत्या, यह उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और घिनौना क्राइम सिंडिकेट था। अब यह सिर्फ उसकी बहनों को बचाने का मामला नहीं रह गया था। उसने किसी दैत्य की पूंछ पर नहीं बल्कि सीधे उसके दिल पर पैर रख दिया था। सर, क्या उनकी कोई कमजोरी है? कोई ऐसी जानकारी जैसे किसी अवैध अड्डे का पता या कोई हिसाब किताब की डायरी? क्या तुम अकेले कुछ करने की सोच रही हो? यह पागलपन है। वे लोग सेना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। इसीलिए एक सैनिक होने के नाते मुझे ही आगे आना होगा। अदिति की आवाज में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। उसने फैसला कर लिया था, या तो वह जिंदगी भर छिपकर जिए या फिर इस दैत्य को हराकर अपनी और अपनी बहनों की जिंदगी वापस पाए। चुनाव साफ था। काफी देर की खामोशी के बाद सीनियर ने एक गहरी सांस लेकर कहा, साउथ दिल्ली में उनका एक गुप्त क्लब है, सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए। खबर है कि वहां ड्रग्स और जिस्म फरोशी का धंधा होता है। मैं किसी तरह उस जगह का सिक्योरिटी सिस्टम का नक्शा और अंदर का ढांचा तुम्हें भेजता हूं। लेकिन मेजर, यह एक गुजारिश नहीं, चेतावनी है। मरना मत, किसी भी हाल में। फोन कट गया। अदिति ने अपने टूटे हुए फोन की जगह एक दुकान से खरीदा हुआ नया फोन हाथ में लिया। कुछ देर बाद एक एनक्रिप्टेड मैसेज के जरिए कई फाइलें आईं। क्लब निर्वाण का अंदर का नक्शा, सिक्योरिटी सिस्टम और वीवीआईपी मेहमानों की सूची। सूची में कुछ जाने माने बिजनेसमैन और नेताओं के नाम भी थे। अदिति की आंखें ठंडी पड़ गईं। विक्रम राठौर ने उसके लिए शिकार की शुरुआत का ऐलान किया था, तो अब एक शिकारी कुत्ते को अपने मालिक को काटना सिखाने की बारी थी। वह सिर्फ एक शिकार नहीं थी, वह दुश्मन के दिल में छुरा घोंप सकने वाली सबसे तेज तलवार थी। मेजर अदिति सिंह चौहान की असली जंग अब शुरू हो रही थी। क्लब निर्वाण, दक्षिण दिल्ली की सबसे आलीशान, सड़क के पीछे छिपा भ्रष्टाचार का एक किला। बाहर से यह एक साधारण सा कौच बार लगता था, लेकिन यह पूरी तरह से सदस्यता पर आधारित था और विक्रम राठौर के सिंडिकेट का दिल था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पैसा और ताकत वाले लोग अपनी घिनौनी इच्छाओं को पूरा करने आते थे। अदिति अब उस जहन्नुम के दरवाजे पर खड़ी थी। वह अब अंधेरे में छिपने वाली घुसपैठिया नहीं थी। अपने सीनियर द्वारा भेजी गई वीवीआईपी सूची और थोड़ी सी जानकारी में हेरफेर करके उसने एक विदेशी फंड मैनेजर जूडी की झूठी पहचान बना ली थी। एक शानदार ड्रेस, गहरा मेकअप और सब कुछ भेद जाने वाली ठंडी और घमंडी आंखें। वह पूरी तरह से एक अलग इंसान लग रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस के नीचे जांघ पर बंधे होल्स्टर में सेना की चाकू की जगह एक पतला खंजर था और उसके छोटे से क्लच बैग में मिर्ची स्प्रे और एक छोटा रिकॉर्डर छिपा हुआ था। क्या आपका अपॉइंटमेंट है मैडम? दरवाजे पर खड़े एक भारी भरकम गार्ड ने उसे रोका। अदिति ने गार्ड की ओर देखे बिना ठंडे लहजे में अंग्रेजी में कहा, मिस्टर राठौर ने मुझे खुद बुलाया है। विक्रम राठौर का नाम सुनते ही गार्ड का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपने वॉकी टॉकी पर कुछ बात की और फिर विनम्रता से रास्ता दे दिया। अदिति बिना किसी हिचकिचाहट के क्लब के अंदर चली गई। अंदर का माहौल उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अय्याशी भरा था। धीमी रोशनी में शानदार फर्नीचर और कलाकृतियां रखी थीं और हवा में महंगे परफ्यूम, सिगार और ड्रग्स की हल्की गंध मिली हुई थी। सोफों पर समाज के जाने माने लोग जवान लड़कियों के साथ छेड़खानी कर रहे थे।
और उनकी हंसी अदिति को घिनौनी लग रही थी। अदिति का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, वीवीआईपी रूम, जहां विक्रम राठौर का ऑफिस था। सीनियर की जानकारी के मुताबिक वहीं पर सारे हिसाब किताब के रजिस्टर और अवैध धंधों के सबूत रखे होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। उसने एक वेटर के पास से गुजरते हुए बड़ी सहजता से शैंपेन का एक गिलास उठाया और आसपास नजर रखते हुए वीवीआईपी रूम वाले दूसरे माले की ओर बढ़ गई। दूसरे माले की सीढ़ियों के पास भी गार्ड खड़े थे। जैसे ही अदिति पास पहुंची, उन्होंने रास्ता रोक लिया। यहां सिर्फ अधिकृत लोगों को ही जाने की इजाजत है। अदिति ने शैंपेन का एक घूंट लिया और उन्हें ठंडी नजरों से देखा। फिर धीरे से फुसफुसाई, मिस्टर राठौर नीले चांद का इंतजार कर रहे होंगे। नीला चांद, यह उस कोडवर्ड का नाम था जो सीनियर ने उसे बताया था, और यह वहां मिलने वाले सबसे महंगे ड्रग्स का नाम था। यह शब्द सुनते ही गार्डों की आंखों में हलचल हुई। उन्होंने अदिति को एक साधारण मेहमान की बजाय एक महत्वपूर्ण डीलर समझ लिया था। कुछ देर हिचकिचाने के बाद उन्होंने आखिरकार रास्ता दे दिया। गलियारे के सबसे आखिरी में एक कमरा था, एक भारी लोहे के दरवाजे वाला कमरा, जो विक्रम राठौर का ऑफिस था। दरवाजे के बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े थे। यहां से गुजरना ही सबसे बड़ी चुनौती थी। अदिति ने एक गहरी सांस ली और जानबूझकर लड़खड़ाने का नाटक करते हुए बॉडीगार्ड्स के पास गई। ओह, मुझे लगता है मुझे थोड़ी चढ़ गई है। क्या आप मुझे सहारा देंगे? वह एक बॉडीगार्ड पर झुक गई। बॉडीगार्ड कुछ देर के लिए चौंका, लेकिन वह एक वीवीआईपी मेहमान हो सकने वाली औरत के साथ बदतमीजी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने अदिति की बांह पकड़ने की कोशिश की, अदिति की आंखें बदल गईं। उसने बॉडीगार्ड की बांह को उल्टा पकड़कर अपनी ओर खींचा और उसकी गर्दन में छिपा हुआ बेहोशी का इंजेक्शन चुभो दिया। उफ की एक दबी हुई आवाज के साथ भारी भरकम बॉडीगार्ड बिना आवाज किए गिर गया। यह क्या कर रही हो? दूसरे बॉडीगार्ड ने चिल्लाते हुए अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन अदिति ज्यादा तेज थी। उसने गिरे हुए बॉडीगार्ड को ढाल बनाकर आगे बढ़ी और दूसरे बॉडीगार्ड की कलाई पर खंजर की मूठ से जोरदार वार किया। खन्न की आवाज के साथ पिस्तौल जमीन पर गिर गई। अदिति ने बिना देर किए उसकी ठुड्डी पर लात मारकर उसे बेहोश कर दिया। यह सब 10 सेकंड के अंदर हो गया। अदिति ने कांपते हाथों से डिजिटल दरवाजे का लॉक खोला। पासवर्ड विक्रम राठौर की जन्मतिथि थी, एक बहुत ही पुराना और घमंडी तरीका। दरवाजा खुला और वह आखिरकार निर्वाण के दिल विक्रम राठौर के ऑफिस में पहुंच गई। अंदर का कमरा शानदार और बहुत बड़ा था। एक दीवार पूरी तरह से शीशे की थी, जहां से क्लब का पूरा नजारा दिखता था। उसके पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं था। वह तुरंत बड़ी सी लकड़ी की मेज के पास गई और दराजें खंगालने लगी, लेकिन दराजें खाली थीं। उसे तिजोरी ढूंढनी थी। उसने दीवार पर लगी एक बड़ी पेंटिंग को ध्यान से देखा। सीनियर द्वारा भेजे गए नक्शे के मुताबिक इस पेंटिंग के पीछे एक गुप्त तिजोरी थी। जैसे ही अदिति ने पेंटिंग उठाई, एक भारी स्टील की तिजोरी सामने आ गई, लेकिन तिजोरी एक आधुनिक फिंगरप्रिंट सिस्टम से बंद थी। कोई चाबी या पासवर्ड काम नहीं करता। निराशा के उस पल में उसकी नजर मेज पर रखे एक वाइन के गिलास पर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे विक्रम ने अभी अभी उसका इस्तेमाल किया हो और गिलास पर साफ उंगलियों के निशान थे। अदिति ने अपने क्लच बैग से एक विशेष फिल्म और एक छोटा स्कैनर निकाला। यह सेना में इस्तेमाल होने वाला एक उन्नत उपकरण था। उसने बड़ी सावधानी से वाइन के गिलास से विक्रम के फिंगरप्रिंट लिए और उसे फिल्म पर कॉपी कर लिया। प्लीज यह काम कर जाए। उसने कांपते हाथों से फिंगरप्रिंट वाली फिल्म को तिजोरी के स्कैनर पर रखा। बीप बीप, खट। चमत्कारिक रूप से लॉक खुलने की आवाज आई। अदिति ने राहत की सांस ली और तिजोरी का दरवाजा खोला। अंदर नकदी के बंडल, कई यूएसबी ड्राइव और एक काले चमड़े की डायरी थी। यही वह हिसाब किताब की डायरी थी जिसे वह ढूंढ रही थी। डायरी में विक्रम के साथ सौदा करने वाले राजनेताओं और व्यापारियों के नाम, रिश्वत की रकम और अन्य अवैध गतिविधियों की तारीखें लिखी हुई थीं। इससे सिर्फ विक्रम ही नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ा पूरा भ्रष्टाचार का सिंडिकेट खत्म हो सकता था। अदिति ने यूएसबी और डायरी को अपने क्लच बैग में रखा। मिशन पूरा हो गया था, अब बस यहां से निकलना था। उसने सावधानी से ऑफिस का दरवाजा खोला और बाहर निकली। गलियारे में अभी भी वही 2 बेहोश बॉडीगार्ड पड़े थे, लेकिन जब वह सीढ़ियां उतरकर पहली मंजिल पर आई तो उसे महसूस हुआ कि क्लब का माहौल कुछ ठीक नहीं है। शोर मचाने वाला संगीत बंद हो गया था
और सारे मेहमान और कर्मचारी दरवाजे की ओर देखकर फुसफुसा रहे थे। और उनके बीच में खड़ा था विक्रम राठौर। उसके बगल में बाह पर प्लास्टर चढ़ाए रॉकी कांप रहा था। विक्रम की नजरें भीड़ को चीरती हुई सीधी आदित्य पर आकर टिकी। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि अपने शिकार को सफलतापूर्वक जाल में फंसाने वाले शिकारी की खुशी थी। जोड़ी, या मुझे मेजर आदित्य सिंह चौहान कहना चाहिए। विक्रम की आवाज पूरे क्लब में गूंज गई। सबकी नजरें आदित्य पर जम गईं। यह एक पुछत जाल था। वह पहले से जानता था कि वह यहां आएगी। मैंने ही तुम्हें अपने ऑफिस में आने का रास्ता दिया। मेरी तिजोरी में रखा चारा पसंद आया? आदित्य का दिल बैठ गया। डायरी और यूएसबी सब नकली थे। उसे यहां फंसाने के लिए एक चारा। जब मुझे पता चला कि तुम मेरी जासूसी कर रही हो, तो मैंने एक बहुत ही मजेदार पार्टी की तैयारी की। एक मामूली सैनिक बिना डरे शेर की मांद में घुस आया है, तो उसका शानदार स्वागत तो करना ही पड़ेगा, है ना? विक्रम ने इशारा किया और क्लब के सारे दरवाजे बंद हो गए और दर्जनों बॉडीगार्ड्स ने आदित्य को घेर लिया। पार्क से भी कहीं ज्यादा संख्या में और ज्यादा प्रशिक्षित लोग। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। मेजर, आज रात इस निर्वाण में तुम कैसी चीखें निकालोगी, यह देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूं। जो पल उसे सबसे बड़ी जीत लग रहा था, वही सबसे बड़ी निराशा बनकर उसका गला घोंट रहा था। चारों तरफ से घिरी हुई। आदित्य ने धीरे से अपने क्लच बैग से खंजर निकाला। उसकी आंखों में डर या निराशा की जगह सब कुछ जला देने वाला एक दृढ़ संकल्प था। उसी पल आदित्य के कान में लगे छोटे से वॉकी टॉकी से एक घबराई हुई आवाज आई। मेजर, सुन रही हो? मैंने जो जानकारी भेजी थी वह एक जाल था। उन लोगों ने मुझे गलत जानकारी दी थी। तुरंत वहां से निकलो। यह उसके इंटेलिजेंस वाले सीनियर की आवाज थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इस निराशाजनक स्थिति में जब आदित्य अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रही थी, तभी हिलो मत, सब हाथ ऊपर करो। अचानक क्लब की कांच की खिड़कियां टूटी और काले लड़ाकू वर्दी पहने हथियारबंद सैनिक अंदर घुस आए। स्टन ग्रेनेड फटे और आंसू गैस का धुआं क्लब में भर गया। वे सेना पुलिस की स्पेशल टीम प्रोवोस्ट मार्शल यूनिट के कमांडो थे। विक्रम राठौर, तुम्हें सैन्य गोपनीयता कानून के उल्लंघन और एक सेवारत सैनिक के अपहरण और बंदी बनाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। इस अफरा तफरी के बीच एक जाना पहचाना चेहरा आदित्य के पास आया। वह उसकी यूनिट का साथी और वर्तमान में मिलिट्री प्रोसिक्यूटर मेजर समीर वर्मा था। आदित्य, तुम ठीक हो? आदित्य अपनी आंखों के सामने हो रहे इस मंजर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। समीर, यहां कैसे? जब मैंने तुम्हारे सीनियर से बात की तभी मुझे कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए मैंने चुपके से तुम्हारे फोन पर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। माफ करना, थोड़ी और देर हो जाती तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती थी। क्लब पल भर में एक जंग का मैदान बन गया। विक्रम के आदमियों ने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन वे स्पेशल फोर्सेस के सामने टिक नहीं सके। विक्रम यह सब होताशा में देखता रहा। फिर उसने हार मानकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए, लेकिन उसकी आंखें अभी भी आदित्य को घूर रही थीं। आदित्य ने उसके होठों को पढ़ते हुए साफ साफ देखा। यह अंत नहीं है। जब उसे हथकड़ी पहनाकर ले जाया जा रहा था, तब भी उसकी आंखें कसम खा रही थीं कि वह जरूर लौटेगा और बदला लेगा। आदित्य वहीं जमीन पर बैठ गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन वह जानती थी, जैसा विक्रम ने चेतावनी दी थी, यह अंत नहीं था। उसे एक बुरा एहसास हो रहा था कि शायद यह किसी बहुत बड़ी और भयानक त्रासदी की शुरुआत थी। सबक और प्रेरणा ढूंढने के लिए जिस दुनिया में उसने कदम रखा था, वह बहुत ज्यादा गहरी और अंधेरी थी। सायरन, बूटों की आवाज, चीख पुकार और गोलियों की आवाज के बीच आदित्य अपने दोस्त मेजर समीर वर्मा के सहारे क्लब निर्वाण से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा जब उसके फेफड़ों में घुसी, तब जाकर उसका तनाव कुछ कम हुआ और उसके पूरे शरीर में दर्द होने लगा। उसकी पसली के जख्म से लगातार खून बह रहा था। मेडिक, यहां एक घायल है। समीर की आवाज पर एक मेडिकल अफसर दौड़कर आया और आदित्य के जख्म पर पट्टी बांधी। जब उसे एम्बुलेंस की ओर ले जाया जा रहा था, तो आदित्य की नजरें हथकड़ी पहने विक्रम राठौर से मिलीं, जिसे सेना पुलिस घसीटते हुए ले जा रही थी। उसकी आंखों में हार नहीं थी, बल्कि एक ऐसी झुंझलाहट थी जैसे किसी ने उसका खेल बिगाड़ दिया हो, और एक घमंड था कि यह कभी खत्म नहीं होगा, यह अंत नहीं है। उसके होठों की यह बात एक मौत के दूत की भविष्यवाणी की तरह उसके दिमाग में बैठ गई। पहले अस्पताल चलते हैं, जख्म गहरा है। तुम्हें कैसे पता चला?
एम्बुलेंस में बैठते हुए अदिति ने मुश्किल से पूछा। समीर ने एक परेशान चेहरे के साथ कहा, जब मैंने तुम्हारे उस इंटेलिजेंस वाले सीनियर से बात की तभी मुझे कुछ अजीब लगा। तुम्हारी आवाज में एक बेचैनी थी जो तुम में कभी नहीं होती। मैंने बस शक के आधार पर रक्षा मंत्रालय के डेटाबेस से तुम्हारे फोन की लोकेशन ट्रैक की। तुम्हारी लोकेशन अचानक दक्षिण दिल्ली में गायब हो गई। मुझे यकीन हो गया कि तुम अपने तरीके से कुछ कर रही हो। मैंने तुरंत सेना के अभियोजन पक्ष को रिपोर्ट किया और यह तर्क दिया कि एक सेवारत सैनिक को एक आपराधिक संगठन से खतरा हो सकता है और स्पेशल टीम भेजने की इजाजत ले ली, लगभग धमकी देकर। मैंने कहा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। शुक्र है कि हम समय पर पहुंच गए। अदिति ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लीं। अगर उसके दोस्त की समझदारी और दोस्ती न होती तो वह इस समय विक्रम के चंगुल में होती। उसके मन में आभार के साथ साथ एक सैनिक के तौर पर अपने कर्तव्य को भूलकर अकेले काम करने का पछतावा भी था। उसे सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी पसली की चोट पर टांके लगे। शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं था और वह कुछ दिनों में ठीक हो सकती थी, लेकिन शरीर के जख्मों से ज्यादा गहरे निशान उसके दिल पर रह गए थे। अगले दिन सेना के जांच अधिकारी उससे आधिकारिक बयान लेने आए। उसके कमांडर 707 स्पेशल फोर्सेस के प्रमुख भी उससे मिलने आए। मेजर, अब तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूं सर, आपको हुई परेशानी के लिए माफी चाहती हूं। कमांडर ने उसे एक सख्त नजर से देखा। तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हमें अफसोस है, लेकिन इस प्रक्रिया में तुमने सेना के कई नियमों का उल्लंघन किया है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस मामले के खत्म होते ही तुम्हारे खिलाफ एक अनुशासनात्मक समिति बैठेगी। मैं इसके लिए तैयार हूं। विक्रम राठौर और उसके गिरोह से सेना की अभियोजन टीम कड़ी पूछताछ कर रही है। उन पर एक सेवारत सैनिक के अपहरण की कोशिश और धमकी देने के आरोप लगे हैं। तुम अब इस मामले से पूरी तरह दूर रहोगी और सिर्फ अपने इलाज और पश्चाताप पर ध्यान दोगी। यह एक आदेश है? जी सर। अदिति के पास बेबसी से जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह एक सैनिक थी और उसे आदेशों का पालन करना था, लेकिन उसका अंतर्ज्ञान उसे चेतावनी दे रहा था। विक्रम राठौर जैसे बड़े शैतान को सेना की कानूनी प्रक्रिया के दायरे में सजा देना लगभग नामुमकिन था और उसकी बुरी आशंका सच होने लगी। विक्रम की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद समीर एक उदास चेहरे के साथ उसके कमरे में आया। लानत है, मामला बहुत अजीब हो रहा है। क्या हुआ? विक्रम, वह कमीना अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है और न जाने कहां से उसने देश की सबसे बड़ी लॉ फर्म को अपना वकील बना लिया है। उन वकीलों के आते ही हमारे जुटाए हुए सबूत एक एक करके कमजोर पड़ने लगे हैं। समीर ने गुस्से में अपनी जांघ पर मुक्का मारा। क्लब निर्वाण से मिले ड्रग्स को मेहमानों द्वारा लाया गया बताया जा रहा है और अवैध हथियारों को आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस शुदा बताया जा रहा है। पकड़े गए गुर्गों ने बयान दिया है कि उन्हें विक्रम ने कोई आदेश नहीं दिया था, बल्कि वे नशे में आपस में लड़ पड़े थे। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे अपहरण का कोई सीधा सबूत नहीं है क्योंकि तुम क्लब में अपनी मर्जी से गई थी। झूठ, यह सब झूठ है। एक बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है अदिति। विक्रम के पीछे कोई अदृश्य हाथ है जो कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डाल रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह सिर्फ मारपीट के लिए उकसाने के मामूली आरोप में छूट जाएगा। अदिति ने खिड़की से बाहर देखा। कुछ दिन पहले तक तूफान मचाने वाली दुनिया अब शांत लग रही थी। उसने अपनी बहनों को बताया था कि विक्रम और उसका गिरोह पकड़ा गया है। प्रिया और मीरा यह सुनकर खुश थीं कि अब वे चैन से सो सकेंगी, लेकिन यह शांति एक पतली बर्फ की चादर पर बने भ्रम की तरह थी जो कभी भी टूट सकती थी। इफ टूट वन कंपनी हमसे अपनी बाती की जरीश में अस्पताल से छुट्टी मिलने से एक रात पहले अदिति को नींद नहीं आ रही थी और वह अस्पताल के गलियारे में टहल रही थी। तभी एक नर्स ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया। भेजने वाले का नाम नहीं था। यह क्या है? अभी कोई सज्जन यह देकर गए हैं और कहा है कि यह अदिति मैडम को देना बहुत जरूरी है। अदिति ने सतर्कता से पैकेट लिया। उसने धीरे से पैकिंग खोली। अंदर एक छोटा सा बक्सा था। बक्सा खोलते ही उसकी सांसें थम गईं। बक्से के अंदर एक सुंदर सफेद लिली का फूल रखा था। एक ऐसा फूल जो अक्सर अंतिम संस्कार में इस्तेमाल होता है, मौत का प्रतीक। और उसके नीचे एक छोटा सा कार्ड था। कार्ड पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था,
हमें इंतजार करने की आदत है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। विक्रम अभी भी जेल में था, लेकिन उसका संगठन उसके बिना भी चल रहा था। यह एक साफ चेतावनी थी। यह मत समझो कि तुम जीत गई हो। हम तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहे हैं और हमारा बॉस जरूर लौटेगा। अदिति ने कार्ड को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। शांति का भ्रम टूट चुका था। वह अब सेना के कानूनों या आदेशों में बंधी नहीं रह सकती थी। अगर दुश्मन कानून की सजा से बच सकते हैं तो उसे अपने कानून से उन्हें सजा देनी होगी। उस मुड़े हुए कार्ड के साथ उसकी आंखों में बची खुची हिचकिचाहट भी टूटकर बिखर गई। जैसा कि अपेक्षित था, विक्रम राठौर गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही जमानत पर रिहा हो गया। सबूतों की कमी और आरोपी के अधिकारों की रक्षा जैसे खोखले बहानों के तहत समीर गुस्से में था, लेकिन सत्ता की विशाल दीवार के सामने वह कुछ नहीं कर सकता था। जिस दिन विक्रम के रिहा होने की खबर आई, उसी दिन अदिति को अनुशासनात्मक समिति ने 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया। कारण यह था कि उसने एक सैनिक के रूप में आम नागरिकों के साथ संघर्ष किया और सेना की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर जो लड़ाई लड़ी थी, उसका यह सिला मिला। एक राक्षस फिर से सड़कों पर आजाद घूम रहा था और उस राक्षस की नजरें सिर्फ एक व्यक्ति पर थीं, अदिति पर। उस दिन के बाद अदिति की जिंदगी पर एक अदृश्य दबाव हावी होने लगा। कोई सीधी धमकी नहीं थी। इसके बजाय वे उसकी जिंदगी के हर कोने में चालाकी और जिद के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। एक सुबह जब वह काम पर जाने के लिए निकली तो उसने अपने दरवाजे के हैंडल पर एक छोटी सी गुड़िया लटकी हुई पाई। यह उसकी सबसे छोटी बहन मीरा की बचपन की पसंदीदा खरगोश की गुड़िया जैसी थी। यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता था। यह एक मौन प्रदर्शन था कि वे उसके परिवार के बारे में कितना जानते। जब वह वीकेंड पर प्रिया के साथ एक कैफे में बैठी होती तो बगल की मेज पर बैठे आदमी एक दूसरे को देखकर रहस्यमयी मुस्कान के साथ उसे घूरते। कुछ दिनों बाद प्रिया के ऑफिस में एक अनजान फूलों का गुलदस्ता पहुंचा। उस पर एक संदेश था, तुम्हारी बहादुर बड़ी बहन को हमारा सलाम कहना। रात में अदिति के फोन पर नो कॉलर आईडी से फोन आते। उठाने पर कोई आवाज नहीं आती और कुछ देर बाद एक बच्चे की डरावनी हंसी सुनाई देती और फोन कट जाता। उसकी कार के टायर 2 बार पंचर हुए और कभी कभी घर का सामान थोड़ा सा अपनी जगह से हिला हुआ मिलता। यह एक डरावना सबूत था कि कोई उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आया था। यह सिर्फ उत्पीड़न नहीं था, यह एक सोच समझकर तैयार किया गया मनोवैज्ञानिक युद्ध था। दुश्मन समझ गया था कि अदिति का सबसे बड़ा हथियार उसका मानसिक संतुलन है और वे धीरे धीरे उसे तोड़ रहे थे। वह ठीक से सो नहीं पाती थी और उसे हमेशा लगता था कि कोई उस पर नजर रख रहा है। कानून और सेना जो उसकी रक्षा करने वाले थे, इस चालाक दबाव के सामने बेबस थे। कोई सबूत नहीं था, सिर्फ शक के आधार पर कुछ नहीं किया जा सकता था। अदिति, प्लीज बस करो, तुम आजकल बिल्कुल बदल गई हो, समीर ने चिंतित होकर कहा। लेकिन अदिति उसकी बात नहीं सुन सकती थी। वह अकेली पड़ चुकी थी। वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसने फैसला किया, वह इस तरह बैठकर हार नहीं मान सकती। अगर वे उसे अदृश्य रूप से घेर रहे हैं तो उसे भी एक परछाई बनकर उनके दिल में घुसना होगा। एक आधिकारिक सैनिक, मेजर अदिति सिंह चौहान के रूप में वह यह नहीं कर सकती थी। उसे एक नई पहचान और नए हथियारों की जरूरत थी। अदिति ने फिर से अपने इंटेलिजेंस वाले सीनियर से संपर्क किया। इस बार यह एक अनुरोध नहीं, एक सौदा था। सर, मैं जानती हूं कि मेरी वजह से आप मुश्किल में हैं। मैं इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की सोच रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस मामले को अपने हाथों से खत्म करना चाहती हूं। क्या मैं उन्हें तबाह करने वाले निर्णायक सबूत ढूंढ निकालूंगी और उसका सारा श्रेय आपको और इंटेलिजेंस कमांड को जाएगा। बदले में आप मुझे काम करने के लिए अनौपचारिक सहायता प्रदान करें। मुझे एक ऐसा फोन और गाड़ी चाहिए जिसे ट्रैक न किया जा सके, एक सुरक्षित ठिकाना और उनके असली सरगना के बारे में जानकारी। सीनियर बहुत देर तक चुप रहा। उसे अदिति की आवाज में मौत के लिए तैयार एक व्यक्ति की दृढ़ता महसूस हुई। वह जानता था कि इस मामले के कारण वह भी सजा से नहीं बच सकता। अदिति की विफलता उसकी भी विफलता होगी और सबसे बढ़कर वह अपनी एक होनहार जूनियर को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता था। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही होगा, लेकिन एक शर्त है।
हर रात 10 बजे तुम अपनी सलामती की रिपोर्ट करोगी। अगर एक दिन भी तुम्हारा संपर्क टूटा तो मैं यह सब ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हें जबरन हिरासत में ले लूंगा। याद रखना, यह अब सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है। शुक्रिया सर। कुछ दिनों बाद अदिति ने मेडिकल लीव ले ली और फिर वह गायब हो गई। वह अपने सीनियर द्वारा दिए गए दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुराने अपार्टमेंट में चली गई। वहां उसने अदिति सिंह चौहान का नाम मिटा दिया। उसने अपने बाल छोटे कटवा लिए, साधारण कपड़े पहने और अपने सारे निशान मिटा दिए। सीनियर द्वारा भेजी गई जानकारी चौंकाने वाली थी। विक्रम राठौर वाकई में सिर्फ एक मिड लेवल बॉस था। उनके सिंडिकेट का असली सरगना त्रिवेदी नाम का एक व्यक्ति था। उसका असली नाम, उम्र, चेहरा, सब कुछ एक रहस्य था, लेकिन उसका अतीत शानदार था। वह पूर्व में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी RAW का एक उच्च अधिकारी था। उसने उस समय बनाए गए अपने नेटवर्क और संपर्कों का इस्तेमाल करके एक विशाल आपराधिक साम्राज्य बनाया था। कानून और व्यवस्था उस पर इसलिए लागू नहीं होते थे। वह खुद कानून लागू करने वाला था और वह कानून की खामियों को किसी से भी बेहतर जानता था। विक्रम अदिति के प्रति इतना जुनूनी इसलिए था क्योंकि वह पहली व्यक्ति थी जिसने उसके ताजपीह साम्राज्य में एक दरार पैदा की थी। त्रिवेदी को अपने साम्राज्य में एक छोटा सा भी दाग पसंद नहीं था। शायद इस समय विक्रम पर त्रिवेदी का दबाव होगा कि वह अपनी गलती सुधारे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो सकता है। अदिति ने एक नई योजना बनाई। त्रिवेदी को सीधे निशाना बनाना नामुमकिन था, लेकिन विक्रम, वह इस समय त्रिवेदी का विश्वास खो चुका होगा और अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होगा। उसे उसकी इस असुरक्षा का फायदा उठाकर विक्रम और त्रिवेदी के बीच फूट डालनी होगी और उन्हें आपस में ही खत्म करवाना होगा। योजना का पहला कदम था विक्रम तक पहुंचने के लिए एक चारा ढूंढना। अदिति ने विक्रम के सिंडिकेट के सबसे निचले स्तर से शुरू किया। उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, रॉकी भाई, वही गुंडा जिससे वह पहली बार मिली थी। वह अदिति से पिटने के बाद विक्रम का गुलाम बन गया था और अब संगठन में छोटे मोटे काम करता था। वह डर और हीन भावना से घिरा हुआ सबसे कमजोर कड़ी था। अदिति ने अंधेरे में काम करना शुरू कर दिया। वह अब देश की सैनिक नहीं थी। वह सिर्फ बदला और अस्तित्व की भावना से प्रेरित एक भूखी भेड़िए की तरह थी। उसकी मेज पर विक्रम के संगठन का एक चार्ट मकड़ी के जाले की तरह फैला हुआ था और उसके केंद्र में त्रिवेदी का नाम खाली था। अदिति उस खाली जगह की ओर धीरे धीरे लेकिन बिना रुके बढ़ रही थी। रॉकी की जिंदगी पूरी तरह से उलझ चुकी थी। अदिति नाम की उस औरत से पिटने के बाद वह विक्रम का वफादार कुत्ता बन गया था, लेकिन बदले में उसे सिर्फ नफरत और अपमान मिला। विक्रम के जेल से बाहर आने के बाद यह और भी बढ़ गया था। विक्रम को लगता था कि उसकी सारी मुसीबतों की जड़ रॉकी है और वह हर छोटी बड़ी बात पर उसे मारता और बेइज्जत करता। संगठन में भी वह एक मजाक बनकर रह गया था। वह इससे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन एक बार इस दुनिया में कदम रखने के बाद बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। गद्दारी का मतलब मौत था। उस रात भी रॉकी विक्रम से गालियां और मार खाने के बाद एक काम निपटाने के लिए संगठन के अड्डे, एक पुराने गोदाम की ओर जा रहा था। जब वह बेबसी और गुस्से में चल रहा था तो एक काली परछाई ने उसका रास्ता रोक लिया। बहुत दिनों बाद मिले रॉकी जी, एक जानी पहचानी और बेहद डरावनी आवाज। रॉकी को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। उसने सिर उठाया तो देखा कि अंधेरे से अदिति निकलकर आ रही है। छोटे बाल, साधारण कपड़े, लेकिन उसकी आंखें वही थीं, सब कुछ भेद जाने वाली ठंडी और पैनी आंखें। आह, तुम यहां कैसे? रॉकी पीछे हटते हुए वहीं जमीन पर बैठ गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। डर ने उसका गला घोंट दिया था। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, एक सौदा करने आई हूं। अदिति उसके सामने उकड़ू बैठकर उसकी आंखों में देखने लगी। विक्रम के नीचे कुत्ते की तरह जीना अब तुम्हें अच्छा लगता है? जिंदगी भर ऐसे ही जीकर फेंक दिए जाओगे या फिर विक्रम के साथ ही जमीन में गाड़ दिए जाओगे? क्या मतलब है तुम्हारा? विक्रम जल्द ही खत्म होने वाला है। उसके पीछे जो त्रिवेदी नाम का आदमी है वह अब विक्रम की गलतियों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम तो बस एक मोहरा हो जिसे वह अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेगा। त्रिवेदी। रॉकी की आंखें बुरी तरह से कांपने लगीं।
संगठन का सबसे निचला गुर्गा होने के नाते उसने भी यह नाम सुना था, जो एक किंवदंती की तरह था। अदिति ने उसकी प्रतिक्रिया देखकर यकीन कर लिया। मैं तुम्हें एक रास्ता दे रही हूं। विक्रम और त्रिवेदी को खत्म करने वाले सबूत मुझे ला कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। मैं तुम्हारी एक नई पहचान बनाने में भी मदद करती है सकती हूं। फैसला तुम्हारा है। विक्रम के साथ मरना है या मेरे साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। अदिति ने रॉकी के हाथ में एक छोटा लिफाफा थमा दिया। उसमें एक अनट्रेसेबल फोन और कुछ कैश थे। सोच लो, जब फैसला कर लो तो इस नंबर पर फोन करना, ज्यादा समय नहीं है। यह कहकर अदिति फिर से अंधेरे में गायब हो गई। रॉकी बहुत देर तक वहीं बैठा कांपते हाथों से उस लिफाफे को देखता रहा। यह शैतान का एक प्रस्ताव था, लेकिन यह इतना आकर्षक था कि इसे ठुकराना मुश्किल था। कुछ दिनों की सोच विचार के बाद रॉकी ने आखिरकार अदिति को फोन किया। वह मरना नहीं चाहता था। वह अदिति से एक तय जगह पर मिला। उसके चेहरे पर अभी भी डर था, लेकिन कुछ तय कर लेने की दृढ़ता भी थी। मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। बिल्कुल। विक्रम का असली हिसाब किताब का रजिस्टर न तो उसके ऑफिस में है और न ही क्लब में। वह किसी पर भरोसा नहीं करता, रॉकी ने थूक निगलते हुए कहा। पुरानी दिल्ली में उसकी एक निजी आर्ट गैलरी है, गैलरी एम। बाहर से यह एक आम गैलरी लगती है, लेकिन उसके बेसमेंट में एक गुप्त तिजोरी है जिसमें सिर्फ वीवीआईपी लोग ही जा सकते हैं। सब कुछ वहीं है, संगठन का पैसा, रिश्वत की डायरी, त्रिवेदी के साथ सौदों का रिकॉर्ड, सब कुछ। तिजोरी कैसे खुलती है, यही तो समस्या है। तिजोरी को खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है जो एक साथ लगानी पड़ती हैं। एक चाबी विक्रम हमेशा अपने गले में पहनता है और दूसरी चाबी एक ऐसी जगह छिपी है जिसके बारे में सिर्फ त्रिवेदी जानता है। इसीलिए विक्रम भी त्रिवेदी की इजाजत के बिना तिजोरी नहीं खोल सकता। यह सबसे बुरी स्थिति थी, लेकिन यह उस डायरी की प्रामाणिकता को भी साबित करता था। त्रिवेदी की चाबी कहां है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन विक्रम जल्द ही उस चाबी को हासिल करने वाला है। रॉकी ने एक चौंकाने वाली बात बताई। त्रिवेदी ने विक्रम को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है। वह विक्रम को मारकर सारा इल्जाम उस पर डाल देगा और किसी नए आदमी को उसकी जगह देगा। विक्रम को भी यह पता चल गया है, इसलिए वह त्रिवेदी को धोखा देकर वह डायरी हासिल करके विदेश भागने की तैयारी कर रहा है। कुछ ही दिनों में वह त्रिवेदी के एक खास आदमी को खरीदकर दूसरी चाबी का पता लगाने वाला है। सारी कड़ियां जुड़ गईं। विक्रम और त्रिवेदी, 2 खूंखार जानवर, एक दूसरे को फाड़ने के लिए तैयार थे। यह अदिति के लिए एक सुनहरा मौका था। जिस दिन विक्रम दूसरी चाबी हासिल करेगा, मुझे उस जगह के बारे में बताना। अदिति की आंखें चमक उठीं। मैं उससे पहले उस चाबी को हासिल करके तिजोरी खोलूंगी। वादे का दिन आ गया। देर रात रॉकी का एक घबराया हुआ मैसेज आया। अभी धौला कुआं फ्लाईओवर के नीचे काली मर्सिडीज। अदिति ने तुरंत अपनी बाइक स्टार्ट की। घने अंधेरे को चीरते हुए वह पागलों की तरह धौला कुआं की ओर भागी। फ्लाईओवर के नीचे एक काली मर्सिडीज खड़ी थी। कार के अंदर विक्रम त्रिवेदी के एक खास आदमी से बात कर रहा था। कुछ देर बाद उस आदमी ने एक छोटा सा बक्सा विक्रम को दिया और जल्दी से चला गया। विक्रम ने बक्सा खोलकर देखा और एक संतुष्ट मुस्कान दी। यह त्रिवेदी की चाबी थी। जैसे ही विक्रम ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, अदिति की बाइक ने उसका रास्ता रोक लिया। हेलमेट उतारने पर अदिति का चेहरा देखकर विक्रम का चेहरा सदमे से भर गया। तुम? विक्रम घबराया, लेकिन फिर गाड़ी से उतरकर एक घटिया मुस्कान के साथ बोला, जिद्दी कुतिया, यहां तक कैसे पहुंच गई? चलो अच्छा ही हुआ, तुम्हें भी निपटा कर जाऊंगा तो कोई झंझट नहीं रहेगा। विक्रम ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर अदिति पर तान दी, लेकिन अदिति हिली भी नहीं। तुम यह गोली नहीं चला सकते। यहां गोली की आवाज से सबसे ज्यादा परेशानी किसे होगी? त्रिवेदी से भागते हुए। तुम्हारे पास पुलिस से निपटने का समय नहीं होगा। चाबी मुझे दे दो, मैं तुम्हें शांति से जाने दूंगी। हाँ, पागल हो गई हो क्या? जैसे ही विक्रम ने ट्रिगर पर उंगली रखी, उसका फोन बजा। नो कॉलर आईडी। विक्रम ने गुस्से में फोन उठाया। फोन के दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। विक्रम, मुझे बहुत निराशा हुई। तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपने की हिम्मत की। यह त्रिवेदी की आवाज थी। त्रिवेदी जी, यह एक गलतफहमी है। जिस आदमी से तुम मिले थे वह मेरा ही आदमी था और वह चाबी नकली है। असली चाबी शुरू से ही मेरे पास थी। विक्रम सदमे में अपनी हाथ से चाबी का बक्सा गिरा बैठा। सब कुछ त्रिवेदी की योजना थी। अब यह नाटक बंद करो
और उस अदिति नाम की लड़की के साथ वहीं पर शांति से गायब हो जाओ, इससे पहले कि मैं खुद तुम्हें खत्म करूं। फोन कट गया। विक्रम कुछ देर के लिए सुन्न खड़ा रहा, फिर पागलों की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो आखिरकार यह होना ही था। अब हम सब साथ में मरेंगे। उसकी पागल आंखें अदिति की ओर मुड़ी। हाँ अदिति, तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। अगर तुम न होती, ठीक है, साथ में मरते हैं। अगर तुम्हें साथ ले जा सका तो जहन्नुम भी मजेदार लगेगा। विक्रम पिस्तौल ताने पागलों की तरह अदिति की ओर दौड़ा। एक हारे हुए आदमी का आखिरी हमला। तभी कई और गाड़ियां शोर मचाते हुए वहां आ पहुंची। गाड़ियों से त्रिवेदी के भेजे हुए हथियारे उतरे। उन्होंने अदिति और विक्रम दोनों पर बंदूकें तान दी। वह चारों तरफ से घिर चुकी थी, लेकिन अदिति उस पल भी शांत थी। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल था। हिलना मत, हिले तो यह पूरा इलाका उड़ जाएगा। उसने पार्किंग में पहले से लगाए गए छोटे बमों की ओर इशारा किया। यह सेना में इस्तेमाल होने वाला एक आधुनिक विस्फोटक था। विक्रम और तुम सब फैसला करो, यहां मेरे साथ मरना है या मुझे चुपचाप जाने देना है। सब जम गए। किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की। अदिति धीरे धीरे पीछे हटकर अपनी बाइक पर बैठ गई। आज रात अपने बॉस से कहना, असली शिकार अब शुरू होगा। यह कहकर अदिति फिर से अंधेरे में गायब हो गई। पीछे छूटे विक्रम और त्रिवेदी के गुर्गे एक दूसरे को घूरते हुए खड़े रह गए। अदिति सब कुछ हार चुकी थी। उसकी आखिरी उम्मीद चाबी भी नकली निकली, लेकिन साथ ही उसने सब कुछ पा लिया था। अब वह एक ऐसी खतरनाक इंसान बन चुकी थी जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। त्रिवेदी जैसे विशाल शैतान को पकड़ने के लिए उसका आखिरी दांव अब शुरू हो रहा था। धौला कुआं की अंधेरी सड़कों पर बाइक दौड़ाते हुए अदिति ने अपनी जिंदगी में पहली बार पूरी तरह से हार महसूस की। सारी योजनाएं नाकाम हो गई थीं और जिसे वह दुश्मन का दिल समझ रही थी, विक्रम, वह बस एक फेंका हुआ चारा निकला। असली दुश्मन त्रिवेदी नाम का भूत अभी भी कोहरे में छिपा हुआ उस पर हंस रहा था। अब वह सेना और दुश्मन दोनों से भाग रही थी। चारों तरफ दीवारें थीं। अपने सुरक्षित ठिकाने पर लौटकर उसने रिमोट कंट्रोल नीचे रखा और जमीन पर बैठ गई। जब उसकी सांसें कुछ संभलीं तो गुस्से से ज्यादा एक गहरी निराशा उस पर हावी हो गई। वह किस लिए लड़ रही थी? अपनी बहनों को बचाने के लिए शुरू की गई लड़ाई अब उसकी बहनों को ही और बड़े खतरे में डाल रही थी। क्या मैं सब कुछ छोड़कर कहीं गायब हो जाऊं? ऐसा कमजोर ख्याल पहली बार उसके मन में आया। तभी मेज पर रखा हुआ अनट्रेसेबल फोन बजा। इंटेलिजेंस वाला सीनियर था। अदिति ने थकी हुई आवाज में फोन उठाया। मैं हार गई। मुझे पता है, तुम्हारी बाइक पर लगे ट्रैकर से मुझे स्थिति का पता चल गया था। तुम सुरक्षित हो? शरीर ठीक है। क्या तुम हार मानने वाली हो? सीनियर के सीधे सवाल का अदिति जवाब नहीं दे पाई। यह लड़ाई तुमने शुरू की थी और अब यह सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रही। तुम्हारी वजह से हम जिस त्रिवेदी नाम के भूत को सालों से ढूंढ रहे थे, उसका नाम सामने आया है। अब खेल नए सिरे से शुरू होगा। लेकिन मैंने सारे सबूत खो दी। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। नहीं, तुमने सबसे जरूरी चीज हासिल की है। दुश्मन का नाम। भूतों पर गोली नहीं चलाई जा सकती, लेकिन जिस दुश्मन का नाम हो उसका शिकार किया जा सकता है। अब हम कार्रवाई करेंगे। तुम्हें बस हमारे द्वारा फेंके गए भाले की सबसे तेज नोक बनना है। सीनियर की आवाज में हार नहीं, बल्कि पलटवार का इरादा था। अदिति की बुझती हुई आंखों में फिर से एक हल्की सी चिंगारी जली। कुछ दिनों बाद सीनियर का फोन आया। उसने सेना के सारे संसाधनों का इस्तेमाल करके त्रिवेदी का अतीत खंगाला था। असली नाम अजय त्रिवेदी, पूर्व रॉ एयर आप का एक प्रमुख एजेंट। वह अतीत में सरकार के काले कारनामों में शामिल था और उसने कई निर्दोष लोगों को प्रताड़ित किया था। ज्यादातर रिकॉर्ड मिटा दिए गए थे, लेकिन एक मामला एक न मिटने वाले जख्म की तरह मौजूद था। पत्रकार अर्जुन सागर की गुमशुदगी का मामला। उस समय वह सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था। एक दिन वह अचानक गायब हो गया और एजेंसी ने उसे एक गद्दार बताकर मामला बंद कर दिया। लेकिन सच यह था कि त्रिवेदी ने उसे अगवा करके बेरहमी से प्रताड़ित किया था, जिससे उसकी मौत हो गई और उसके शरीर को कहीं दफना दिया गया। और उसका एक छोटा बेटा था। वह बेटा अब कहाँ है? वह अब सच की आवाज नाम की एक पत्रिका में एक खोजी पत्रकार है। उसका नाम है राहुल सागर।
वह पिछले कई सालों से अकेले ही अपने पिता के मामले की जांच कर रहा है। अदिति की सांसें थम गईं। यह त्रिवेदी की एकमात्र कमजोरी थी। चाहे उसने कितना भी बड़ा आपराधिक साम्राज्य बना लिया हो, अतीत के भूत, अदिति सीनियर और अपने पिता के सच को ढूंढते पत्रकार राहुल सागर, इस तरह किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। 3 लोगों का एक गुप्त गठबंधन बन गया। योजना सीधी थी, त्रिवेदी को खुद सामने आने पर मजबूर करना। कुछ दिनों बाद राहुल सागर का एक लेख इंटरनेट पर प्रकाशित हुआ। एक्सक्लूसिव, पत्रकार अर्जुन सागर की हत्या के सबूत मिले, रॉ के पूर्व अधिकारी पर शक। लेख ने तहलका मचा दिया। लेख के अंत में लिखा था, एक मुखबिर से जल्द ही निर्णायक सबूत मिलने वाले हैं, जिसके बाद अगली रिपोर्ट में सारे सच का खुलासा किया जाएगा। यह त्रिवेदी के लिए एक खुली चुनौती थी। अदिति ने मुखबिर की भूमिका निभाई। उसने सीनियर द्वारा फैलाई गई झूठी जानकारी के जरिए त्रिवेदी तक यह संदेश पहुंचाया कि उसे पता है कि अर्जुन सागर का शव कहां दफन है और वह यह सबूत राहुल सागर को देने वाली है। त्रिवेदी ने चारा निगल लिया। वह अपनी अपत्य जिंदगी पर लगे एकमात्र दाग, अर्जुन सागर के नाम को फिर से उछलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसे खुद आना ही पड़ा। अदिति ने मिलने के लिए यमुना नदी के किनारे एक सुनसान घाट को चुना। यह एक ऐसी जगह थी जहां छिपना और हमला करना दोनों आसान था। वादे की रात अदिति घाट की झाड़ियों में अकेली खड़ी थी। दूर शहर की इमारतें चमक रही थीं। उसके कान में लगे छोटे से वॉकी टॉकी से मेजर समीर वर्मा की आवाज आ रही थी, अदिति, क्या तुम सच में ठीक रहोगी? यह बहुत खतरनाक है। इस मिशन में समीर भी अनौपचारिक रूप से शामिल था। उसने किसी भी आपात स्थिति के लिए पास में ही सेना की एक टीम को तैयार रखा था। मैं ठीक हूं। वह जरूर अकेले आएगा। वह अपनी सबसे बड़ी गलती किसी और को नहीं दिखाना चाहेगा। कुछ देर बाद एक छोटी सी मोटर बोट घाट की ओर आई। बोट से सिर्फ एक आदमी उतरा, एक साधारण से कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी, लेकिन उसकी आंखें एक भूखे बाज की तरह तेज थीं। वह अजय त्रिवेदी था। तो तुम हो अदिति? त्रिवेदी की आवाज लोहे की तरह ठंडी थी। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? नहीं, मुझे तुम्हारा साम्राज्य चाहिए। मैं अपनी आंखों से तुम्हारी जिंदगी भर की मेहनत को ढहते हुए देखना चाहती हूं। बेवकूफ लड़की, त्रिवेदी ने हंसते हुए अपनी जेब से साइलेंसर लगी पिस्तौल निकाली। अगर तुम सबूत दे देती तो मैं तुम्हें शांति से जाने देता, लेकिन अब तुम्हें यहीं पर चुपचाप गायब होना होगा। ऐसा क्या? अदिति के मुस्कुराते ही त्रिवेदी के पीछे की झाड़ियों से दर्जनों लाल लेजर पॉइंट निकले और उसके शरीर पर टिक गए। दूर तैनात सेना के स्नाइपर्स। त्रिवेदी का चेहरा जम गया। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी तैयारी बस इतनी ही है? अदिति की बात खत्म होते ही नदी से एक और बोट पागलों की तरह उनकी ओर आई। बोट पर विक्रम राठौर खड़ा था। उसकी हालत खराब थी, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। वह त्रिवेदी से भागता हुआ अदिति द्वारा बताए गए रास्ते से यहां पहुंचा था। त्रिवेदी जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, विक्रम चिल्लाया। अदिति, वादे के मुताबिक मैं इसे तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। बदले में मुझे यहां से निकलने का रास्ता दो। यह लो, यह रही असली डायरी। इसमें तुम्हारे और त्रिवेदी के बीच हुई सारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। विक्रम ने एक यूएसबी अदिति की ओर फेंकी। त्रिवेदी से धोखा खाने के बाद यह उसका आखिरी बदला था। त्रिवेदी का चेहरा पहली बार टूटा। उसने विक्रम पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले एक स्नाइपर की गोली ने उसका हाथ भेद दिया। आह! सब कुछ खत्म हो गया। त्रिवेदी और उसके आदमियों को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। अदिति द्वारा फेंकी गई यूएसबी उसके आपराधिक साम्राज्य को तबाह करने का निर्णायक सबूत बन गई। यह मामला पूरे देश में फैल गया। त्रिवेदी गेट नाम के इस कांड में कई बड़े राजनेता और व्यापारी गिरफ्तार हुए और देश में हड़कंप मच गया। विक्रम राठौर को जांच में सहयोग करने के बदले में कम सजा मिली और इन सब की शुरुआत और अंत करने वाली अदिति, उसे सेना की अदालत में पेश किया गया। कई आदेशों का उल्लंघन और अकेले कार्रवाई करना। नियमों के हिसाब से उसे अपमानजनक बर्खास्तगी से कोई नहीं बचा सकता था, लेकिन मुकदमे के दौरान यह पता चला कि उसने यह सब क्यों किया और समीर, इंटेलिजेंस सीनियर और राहुल सागर सहित कई लोगों ने उसके पक्ष में गवाही दी। अंतिम फैसले के दिन जज ने कहा, आरोपी मेजर आदित्य सिंह चौहान ने एक सैनिक के रूप में कई नियमों का उल्लंघन किया है। यह माफी के लायक नहीं है, लेकिन जब कानून और व्यवस्था उसे बचाने में नाकाम रहे तो उसने वर्दी के सम्मान की बजाय
एक इंसान के सम्मान को चुना। यह अदालत उसके इस कृत्य को नजरअंदाज नहीं कर सकती। नतीजा, सम्मानजनक सेवानिवृत्ति। उसे अपनी वर्दी उतारनी पड़ी, लेकिन अपमान के साथ नहीं। उसके सारे कारनामों का श्रेय देश को गया, लेकिन उसका नाम अंधेरे में देश की रक्षा करने वाली एक गुमनाम नायिका के रूप में दर्ज हो गया। कुछ महीने बाद एक सुनहरी दोपहर में अदिति अब एक सैनिक नहीं, बल्कि एक आम इंसान के रूप में लोधी गार्डन की एक बेंच पर बैठी थी। उसके सामने प्रिया और मीरा हंसते हुए दौड़कर आईं। दीदी, देर हो गई, सॉरी। नहीं, मैं भी अभी आई हूं। मीरा अदिति की गोद में आकर लिपट गई। दीदी, आपकी बहुत याद आई। मुझे भी। अदिति ने अपनी बहनों को कसकर गले लगा लिया। एक साधारण जिंदगी, अब न कोई पीछा कर रहा था, न कोई धमकी दे रहा था। उसने अपनी जान पर खेलकर इसी साधारण सी खुशी को बचाया था। दीदी, अब आप आगे क्या करोगी? अब तो आप सैनिक भी नहीं हो, प्रिया ने धीरे से पूछा। अदिति ने कुछ देर आसमान की ओर देखा, फिर धीरे से मुस्कुराई। देखते हैं, शायद बस तुम लोगों के साथ रहकर एक बड़ी बहन होने का फर्ज निभाऊंगी। उसकी मुस्कान में अब किसी स्पेशल फोर्सेस के कमांडो की ठंडक नहीं थी। यह हर तूफान को झेलकर और भी मजबूत हुई और आखिरकार शांति पा चुकी एक लिली के फूल जैसी मुस्कान थी। उसे एहसास हुआ कि असली ताकत दुश्मन को हराने की तकनीक में नहीं, बल्कि अपनी कीमती चीजों को अंत तक बचाने के जज्बे में होती है। चांदनी चौक के उस ढाबे से शुरू हुई लंबी लड़ाई इस तरह एक सबक और प्रेरणा के साथ खत्म हो रही थी। उसकी असली जिंदगी तो अब शुरू हो रही थी।